आज का टॉपिक है कोरल रीफ। बहुत सारे हमको ऐसे बहुत सुंदर सुंदर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसा यहाँ पर आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। यहाँ ढेर सारी ऐसी हमको रंग बिरंगे ऐसे पौधों के समान संरचनाएं दिख रही। वास्तव में ये पौधे नहीं है, ये फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं, जिनको हम कोरल्स कहते हैं, ये क्लास एंथोजोआ में आते हैं और ये केवल पॉलीफॉर्म में ही पाए जाते हैं। इनमें मेडूसा नहीं होता, जैसा कि स्काइपोजोआ में मेडूसा होता है। हाइड्रोजोआ में इस मेडूसा और पॉलिप दोनों होता है, लेकिन एंथोजोआ के जंतुओं में केवल पॉलिप ही होता है। और ये पॉलिप के द्वारा प्रजनन करते हैं और इनकी नई कॉलोनी यहाँ पर बनती चली जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जो कोरल रीफ के समुद्र के किनारों पर बहुत सुंदर दृश्य उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत लाभदायक उपयोगी हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। समुद्र के भीतर पानी में यहाँ पर समुद्री जो जीव जंतु होते हैं, इनके लिए एक बहुत बढ़िया आवास ये यहाँ पर ये ये आवास उपलब्ध कराते हैं। देखिए हम कोरल रीफ होता क्या है वास्तव में। कोरल को हम मूंगा भी कहते हैं, मूंगा प्रवाल। मूंगा प्रवाल पानी के नीचे एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये प्रवाल बनाने वाले मूंगों की विशिष्टता होती है, ये प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और ये मूंगा जो होती हैं, इनके जो पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स की कॉलोनियों से बनती हैं। और सामान्य रूप से अधिकांशतः जो कॉलोनी होती हैं, ये समुद्र के किनारे, ये समुद्र के जो शेल्फ होता है, समुद्र के शेल्फ में, मतलब जो ओशनिक शेल्फ होता है, उस ओशनिक शेल्फ में वहां पर जो पत्थर की चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों पे ये चिपके होते हैं। उगते हम नहीं कह सकते, क्योंकि पौधे उगते हैं जमीन के भीतर से। ये अपने आगे हम संरचना इसकी देखेंगे, जिसमें ये किस प्रकार से वो पत्थरों से चिपके होते हैं और उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या पॉलिप के रिप्रोडक्शन के द्वारा इसमें ढेर सारी संख्या बढ़ती बढ़ती चली जाती है और बहुत बड़े बड़े पॉलिप बनते हैं। इतने बड़े बड़े इनकी कॉलोनी बनती है कि इनकी कॉलोनी पे पूरे देश बसे हुए हैं, जैसे कि फिजी, जैसे तुवालू, हमारे यहाँ भारत में अरेबियन सी में अ, लक्षद्वीप, मॉरिशस, मालदीव, ऐसे बड़े बड़े ये ऐसे आइलैंड बन जाते हैं, जिनके ऊपर पूरे पूरे देश बसे हुए हैं। ये जैसा मैंने बताया आपको कि ये सिलेंट्रेटा, ये निडेरिया फाइलम के एंथोजोआ क्लास से आते हैं। ये सी एनिमोन होते हैं, जेलीफिश इनमें शामिल नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ा मैं ठीक कर दूं, तो इनमें सी एनिमोन और ये जो सी एनिमोन होते हैं, ये स्थिर होते हैं, एक स्थान पे चिपके हुए होते हैं। और जबकि जो जेली फिशेस होती हैं, ये फ्री लिविंग होती है, पानी समुद्र में तैरती रहती हैं। तो और जेली फिश जो होती हैं, उनमें अधिकांशतः 98% जल से उनका शरीर बना होता है। जबकि सी एनिमोन जो होते हैं, सी एनिमोन जो जो कि मूंगे वाले जो सी एनिमोन्स होते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो इनकी बाह्य से जो इनकी बाह्य जो लेयर होती है, वो कठोर एक इसका कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण करती है, जो उसकी उसको सहारा भी, प्रोटेक्शन भी देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। अधिकांशतः ये जो प्रवाल होते हैं, ये गर्म और उथले, साफ धूप वाले, सक्रिय जल में, जहां पर लहरें अच्छी होती हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे केवल नॉर्वे के पास एक आइलैंड है, अभी हम आगे देखेंगे। उस आइलैंड में पाए जाने वाला जो एक कोरल रीफ है, केवल वही पाया जाता है। अधिकांशतः सारी जितने भी कोरल रीफ होती हैं, वो 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में ही पाए जाते हैं। यानी कि ये गर्म जल में, गर्म और उथले जल में पाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम इसकी पुरानी हिस्ट्री देखेंगे, तो अर्ली अर्ली ऑर्डोविशियन काल जो था, यानी कि पेलियोजोइक इरा में, ऑर्डोविशियन काल में, ये 485 मिलियन, यानी 48 करोड़, 48.5 करोड़ साल
पहले लगभग ये प्रकट हुए थे। बाद में कैम्ब्रियन की माइक्रोबायल और स्पंजी जो चट्टानें थी, उन्होंने इनको विस्थापित कर दिया। इनको जो मूंगा प्रवाल हैं यानी कि कोरल रीफ जो होती हैं, इनको समुद्र के रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी पर रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम होते हैं, जिसमें बहुत सारी बायोडायवर्सिटी फैली होती है, विकसित होती है। वैसे ही यहाँ जो कोरल रीफ होती हैं, ये समुद्र की रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, एक बहुत इकोसिस्टम एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं समुद्री जीव जंतुओं को। हालांकि समुद्र में ये केवल 0.01% से भी कम है, जो कि फ्रांस के लगभग आधा क्षेत्र से, लेकिन इसमें मछली, मोलस्का और ढेर सारे जो दूसरे समुद्री जीव जंतु होते हैं, उनके 25% हैबिटेट, उनको ये 25% हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जिनमें क्रस्टेशियंस, इकाइनोडर्म्स, स्पंज, ट्यूनिकेट्स, निडेरियन, ये ढेर सारे होते हैं। और ये वहां पर उनको वहां की समुद्र की बायोडायवर्सिटी को ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र की जो उथली गहराई में पाए जाते हैं, गहरे पानी, और बहुत जो ठंडे पानी जो होते हैं गहरे पानी में, ये बहुत कम मात्रा में या नहीं पाए जाते हैं। प्रवाल वित्तीय जो होती है, इनका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि मनुष्य को तो जहां पर मौका मिलता है वहां से वो इकोनॉमिकली कोई ना कोई अपना एस्पेक्ट ढूंढ ही लेता है। तो ये पर्यटन के लिए, मत्स्य आखेट के लिए यानी फिशरीज के लिए ये बहुत अच्छा काम करती हैं। साथ ही जो तट रेखा संरक्षण, ये जो कंजर्वेशन है, और इसके अलावा जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम वाली जो सर्विसेज होती हैं, उनको ये बहुत सारे रुपए प्रोवाइड करती हैं। जैसे जो जो वैश्विक आर्थिक मूल्य में लगभग 30 से 375 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 1997 से 2003 का अनुमान है कि ये 30 से 375 बिलियन, बिलियन यानी अरब में जा रहा है ना, ये 30 बिलियन से यानी 30 अरब से 375 अरब यानी खरब रुपए तक के ये इन्होंने इकोनॉमिकली लाभ दिया। 2020 के अनुमान के हिसाब से 2.7 ट्रिलियन, ट्रिलियन यानी अरब में चला गया ये, से 9.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर 2014 में इनको अनुमानित किया गया। तो इतना ये इकोनॉमिकली रूप से, ये आर्थिक रूप से ये इतनी लाभदायक होती हैं। अब होते क्या हैं ये देखें। सामान्यतः मूंगे जो होते हैं, मूंगे यानी कि कोरल, कोरल जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे समूह होते हैं, छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं ये। और ये जो होते हैं ये अलग अलग आकार में ये होते हैं, इनके रंग अलग अलग होते हैं, इनका आकार जो होता है लगभग 12 इंच यानी लगभग 1 फीट 30 सेंटीमीटर तक होता है एक जीव का ना। और ये जुड़ते 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 ये बड़े बड़े पहाड़ के रूप में तैयार हो जाते हैं। और ये केवल हर्मेटिक जो रीफ बिल्डिंग या हर्मेटिक कोरल होते हैं कि जहां तक सूर्य प्रकाश होता है वहां तक ये पानी में, जहां मतलब जहां पानी में जहां तक सूर्य प्रकाश प्रवेश करता है, जिसको हम फोटिक जोन बोलते हैं, सामान्यतः ये 70 मीटर या उसके ऊपर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। धीरे धीरे कम होते तक के लगभग 400 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं। अब जरा इनकी संरचना देखें, वास्तव में इनकी संरचना होती कैसी है। इनकी संरचना में हम देखते हैं कि ये जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। आउटर एक्टोडर्म, भीतरी एंडोडर्म, एंडोडर्म के बीच में यहाँ पर मीजोग्लिया भरा होता है। और इसमें ये हो गया, इनके टेंटेकल्स होते हैं, ये माउथ हो गया, ये गुलेट हो गया, ठीक है। ये एक खास बात है, एंथोजोआ में मीजेंट्रीज पाई जाती हैं, जिसको हम मीजोडर्म का प्रिमिटिव फॉर्म कह सकते हैं, आदिम मीजोडर्म कह सकते हैं। ये मीजोग्लिया जो होती है वो ठोस होकर के यहाँ पर ऐसी सेप्टम बनाती है, पर्दे बनाती है यहाँ पर बीच बीच में, जिनको हम बोलते हैं मीजेंट्रीज। ये अपने बेसल डिस्क के द्वारा यहाँ पर पत्थर वगैरह से ये जुड़े होते हैं, और ये आपस में कॉलोनी जिससे जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं सीनोसार्क। इसके ऊपर की जो सतह होती है इसको बोलते हैं पेरिसार्क। ये पेरिसार्क के नीचे होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के भीतर होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में यहाँ पर होता है मीजोग्लिया, ये भरा होता है। इसमें टेंटिकल्स होते हैं, ये टेंटिकल्स जो होते हैं इसमें निमेटोसिस की बैटरीज होती है। निमेटोसिस की बैटरी यानी निमेटोसिस का झुंड होता है, जिसके द्वारा ये अपने भोजन का शिकार करते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक खास बात और होती है कि ये जो पॉलिप्स होते हैं, इन पॉलिप्स की कोशिकाओं के बीच में जू क्लोरेला
नामक एक एल्गी पाया जाता है। ये एल्गी, चूंकि ये एल्गी जो होता है इनकी कोशिकाओं के बीच में फैला होता है। चूंकि ये जो होते हैं उथले और फोटिक जोन में पाए जाते हैं, उथले समुद्र में फोटिक जोन में पाए जाते हैं, जहां पर सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो ये एल्गी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करके इसको फूड प्रोवाइड करते हैं, भोजन इनके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनका निर्माण जो होता है, ये अधिकांशतः जो अंतिम हिमनद यानी जो ग्लेशियर पीरियड हुआ था लगभग 40,000 साल पहले, 1 लाख से 40,000 साल पहले, जब समुद्र के ऊपर से जब बर्फ पिघलने लगी, तो उस समय महाद्वीपीय शेल्फ जो थे, महाद्वीपीय शेल्फ यानी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, समुद्र के किनारे की जो उथला भाग होता है, वहां पर लगभग 1 लाख साल पहले से ये जो कोरल रीफ थी ये बनना प्रारंभ हुई। और जैसे जैसे जो ऊपर गर्मी बढ़ने लगी और ये बढ़ने लगे, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा, तो प्रवाल धीरे धीरे ऊपर उठती चली गई। जब पर्याप्त प्रकाश नहीं होता तो फिर ये क्या होता है कि समुद्र में डूब जाती हैं और वहां पर उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ये डेड चट्टानों के रूप में रह जाती हैं। इसके अलावा अभी हम इसके प्रकार देखेंगे और इसकी संरचना देखेंगे, कैसे एटॉल और लेगून बनता है। तो सामान्यतः एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, दूसरे जब जैसे समुद्री जो द्वीप होते हैं जो कि ज्वालामुखी से बने होते हैं, तो ज्वालामुखी द्वीप जो होते हैं यानी वोल्केनिक आइलैंड जो होते हैं, उसके किनारे से ये बढ़ते 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 ये एटॉल का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो इसके निर्माण के लिए डार्विन ने इनके निर्माण और इनकी संरचना का अपना एक सिद्धांत सामने रखा था। तो उसने ये बताया कि महासागरों के नीचे पृथ्वी की जो भूपरपटी यानी जो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट के उत्थान और अवतल से, उत्थान यानी ऊपर उठने से और नीचे बैठने से एटॉल का निर्माण होता है। और डार्विन ने इसको 3 चरणों में बताया था। जैसे जैसे समुद्र के द्वीप, जैसे जैसे द्वीप और समुद्र तल कम होते जाते हैं, विलुप्त ज्वालामुखी की चारों ओर एक फ्रिंजिंग रीफ ऐसे धीरे धीरे एक दोनों सतह की ओर, अभी हम चित्र में देखेंगे कि धीरे धीरे सतह सतह से गहराई की ओर फ्रिंजिंग एक झालर जैसी बन जाती है, और इस प्रकार से फ्रिंजिंग रीफ का निर्माण होता है। अब ये फ्रिंजिंग रीफ चारों तरफ बन गई, इधर से किनारे से ऊपर उठ गई, तो बीच में आइलैंड, चारों तरफ पानी, और उसके चारों तरफ कोरल रीफ की एक पूरी एक श्रृंखला बन जाती है, तो ये बन जाता है एक एटॉल। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बनती है, फ्रिंजिंग रीफ बाद में बढ़ करके वो बैरियर बनाती है, और वही बैरियर जो होता है वो एटॉल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जैसे डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताया कि सबसे पहले एक ज्वालामुखी द्वीप शुरू होता है, जो बाद में धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, यानी पानी में डूब जाता है। जैसे जैसे द्वीप और समुद्र का तल कम होता जाता है, तो मूंगे का विकास एक उसके जो किनारे, जो उसकी जो बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन पर एक रीफ का निर्माण करता है। अब यदि बीच में एटॉल यानी आइलैंड पाया जा रहा है, तो वो एटॉल होगा। आइलैंड पूरा समुद्र में डूब गया, अंदर चला गया, तो वहां पर कोई केवल ऊपर पानी है और चारों तरफ अगर रीफ है, तो वो हो जाएगा, बन जाएगा लेगून। ठीक है। और अगर मेन लैंड और उसके बाद रीफ की एक अगर श्रृंखला बनती है, तो वो बनती है बैरियर रीफ। ठीक है। जिसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया नक्शे में देखेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया के किनारे जो बैरियर रीफ होती है, जो ऑस्ट्रेलिया के किनारे जो एक बहुत बड़ी बैरियर रीफ है, वो हम देखते हैं। जैसे देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। ये गूगल अर्थ में हम देखते हैं। इसको देखने का तरीका भी देखेंगे हम आगे। ये हमारी पृथ्वी है, इसमें ये दक्षिण भाग है, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया को हम जैसे जैसे जूम करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूभाग है। यहाँ उसके बाद ये थोड़ी सी हमको हल्के आसमानी कलर की दिख रही, उसके बाद ये गहरे रंग की हमको ये जो लंबी रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा पृथ्वी पे सबसे बड़ी समुद्री एक प्राकृतिक प्राकृतिक जीवित एक दीवार बन गई है। ये कहलाती है बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ। ये लगभग 1200 मील या लगभग 2000 किलोमीटर लंबी है।
थोड़ा सा इसको और जूम करके हम देखते हैं तो ये हमको ऐसी संरचना दिखाई देती है। ये समुद्र में कुछ डूबी हुई है, कुछ उथली हुई है, ये उथले हुए भाग दिख रहे हैं, ये ढेर सारे छोटे 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 हमको यहाँ पर आइलैंड्स दिख रहे हैं। ये आइलैंड्स पूरे रीफ के बने हुए हैं। तो ये मेनलैंड है, मेनलैंड के बाद पानी है, पानी के बाद फिर यहाँ पर रीफ की एक दीवार बन गई है, फिर ये यहाँ पर है। तो ये पैसिफिक ओशन में यानी जो प्रशांत महासागर है उसमें ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबी ये रीफ होती है। इसको हम देखें, अगर इसके हम उत्तरी भाग पर हम उत्तरी भाग को हम देखें तो ये उत्तरी भाग जो होती है, उत्तरी भाग जो होता है इसका ये हो गया, लगभग ये हो गया, यानी अगर हम इसमें देखें तो 11 डिग्री साउथ लेटीट्यूड से और 144 डिग्री ईस्ट अल्टीट्यूड यानी देशांतर रेखा, 11 अक्षांश से 144 देशांतर से लेकर के ये नीचे फैली होती है। हम आते हैं इधर, ये यहाँ पर लगभग ये यहाँ तक के। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये 22 डिग्री साउथ से लेकर के 152 डिग्री ईस्ट यानी 22 डिग्री अक्षांश और 152 डिग्री देशांतर तक फैली होती है। तो ये एक बहुत ग्रेट बैरियर रीफ का ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं, ये एटॉल के रूप में दिखाता हूं आपको मैं। ये हमारा भारत है। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में यहाँ पर आपको ढेर सारे लेगून मिलेंगे। ये देखिए, ये आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ये आइलैंड जिनको मालदीव है, मॉरिशस है, ये है। हम अपने ही देश के आ जाते हैं लक्षद्वीप में। ये तो समुद्र की लहरें दिख रही हैं। अरेबियन सी हो गया, ये लक्षद्वीप आ गया। ये लक्षद्वीप में देखिए हम, ये लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ये ढेर सारे छोटे छोटे, ये देखिए ये एटॉल है, ये एटॉल है, ये एटॉल है। अगत्ती, यहीं पर कवरत्ती मिलेगा, लक्षद्वीप की राजधानी है ना। और ये अलग अलग हमको यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं। ये जो आइलैंड्स हैं, इन ये आइलैंड्स जो होते हैं ये अमीनी द्वीप। अब जरा इसको हम अमीनी द्वीप को देखते हैं हम। देखिए आप, ये अमीनी द्वीप जो है ये पूरा का पूरा बना हुआ है किससे? कोरल रीफ से। और इसके ऊपर इस अमीनी द्वीप पे देखिए आप, ये यहाँ पर पूरा ये जंगल बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, और इसमें पूरा शहर बसा हुआ है। ये खेल का मैदान यहाँ पर दिख रहा है कुछ, लक्षद्वीप अमीनी अमीनी स्टेडियम ग्राउंड है ना, ये मैदान दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये समुद्र के किनारे ये पूरे मकान बने हुए दिख रहे हैं आपको, ये पूरे मकान दिख रहे हैं आपको, ये पूरे बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं इनके ऊपर। ये देखिए ये पूरा शहर बसा हुआ है अमीनी द्वीप, ये पूरा शहर बसा हुआ है। और ये शहर किसके ऊपर बसा हुआ है? ये शहर बसा हुआ है पूरा किसके ऊपर? कोरल रीफ के ऊपर। अब मैं आपको एक देश दिखाता हूं जो कोरल रीफ के ऊपर बसा हुआ है। चलिए आते हैं अपन, एक देश दिखाते हैं, फिजी। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ये तो हो गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है पीछे इधर हमको यहाँ दिख रहा है न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड जो है कोरल आइलैंड नहीं है, लेकिन इसके नॉर्थ में देखिए टोंगा, फिजी। ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये सब जो है ये क्या है? कोरल रीफ के आइलैंड्स है, कोरल रीफ से बने हुए हैं। ये फिजी एक देश है, ये देश बसा हुआ है कोरल रीफ के आइलैंड के ऊपर। ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक के ये बसा हुआ है, देखिए फिजी, ये एक देश है। इसकी अगर हम लोकेशन देखते हैं तो इसकी लोकेशन क्या है? 17 अक्षांश पे 17 डिग्री साउथ, देशांतर 117 डिग्री ईस्ट पे ये देश बसा हुआ है पूरा फिजी। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं इस पे,
ये पूरा इसके इसके पूरे अलग अलग शहर बसे हुए हैं। समुद्र के किनारे हम देखते हैं ये उसके अलग अलग राज्य हैं। ये जो रेखाएं दिख रही हैं सड़कें हैं, और ये डॉटेड लाइनें जो पीली रेखाएं दिख रही हैं उसकी सड़कें हैं, और ये जो डॉटेड लाइनें दिख रही हैं ये इसके राज्य हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तो ऐसे यहाँ पर ये फिजी के ये राज्य है ये। ठीक है, इसमें हम देखते हैं फिजी में, देखिए एक शहर बसा हुआ है ये किनारे, यहाँ इस शहर को देखते हैं। ये देखिए कितनी घनी आबादी बसी हुई है यहाँ पर, ये पूरा शहर बसा हुआ है। और ये शहर किस पे बसा हुआ है? विनोद पटेल तवाकुबू स्टोर, PLK स्पोर्ट्स फिजी, ये पूरा शहर बसा हुआ है। ये शहर किसके ऊपर बसा हुआ है? ये शहर पूरा बसा हुआ है कोरल रीफ के आइलैंड के ऊपर। तो फिर हम आते हैं इसमें, मैंने आपको बताया जैसे जिस प्रकार से इसमें लेगून बनता है, लेटॉल बनता है, लेगून बनता है। सबसे पहले फ्रिंजिंग बनती है, फ्रिंजिंग जब किनारे की ओर से बढ़ करके बड़े बड़े यहाँ पर बना लेती है तो बैरियर बनती है, बैरियर रीफ बनती है। यदि उसके किनारे के उसके बीच का जो वो आइलैंड है वो डूब जाता है, तो वो आइलैंड डूबने के बाद वहां पर बन जाता है यदि आइलैंड पाया जा रहा है बीच में तो एटॉल होगा। आइलैंड डूब जाता है या समाप्त हो जाता है तो वो बन जाता है एक लेगून। तो इसमें, अब इसमें जो समुद्र के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है, यानी जो कि आइलैंड बन गया, वहां के कोरल जो होते हैं वो पानी के अभाव में मर जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए समुद्र सतह है, यहाँ तक जो पाया जा रहा है, ये जो यहाँ पर जो प्रवाल पाए जा रहे हैं, कोरल रीफ पाई जा रही है, ये कोरल रीफ जीवित होते हैं। इनमें पूरे जो जीवन के सारे लक्षण होते हैं वो सारे होते हैं, लेकिन जैसे ये यहाँ से ऊपर निकल गए, ये ऊपर निकल गए, जितने ऊपर ये निकल गए, ये ऊपर निकले हुए जितने हैं, यहाँ पर के कोरल जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो मर जाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, यानी कि चट्टानों के बने हुए हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, तो ये मरे हुए जो कोरल होते हैं, ये मरे हुए कोरल क्या होते हैं, ये कठोर चट्टानों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसके ऊपर बड़े बड़े देश बसे हुए हैं। बड़े तो नहीं, छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रोक रोक करके इनको आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको पॉज करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो समुद्र स्तर में वृद्धि जैसे जैसे होती जाती है, नीचे की जो तले की जो मूंगे हैं उनकी वृद्धि को प्रभावित करती है, जिससे मूंगे प्रवाल नष्ट हो जाते हैं, मूंगा डूब जाता है। इसमें यहाँ पर जोक्सेला, यानी कि जो वो है, मैंने बताया था आपको, जूक्लोरेला या जोक्सथेला जो होते हैं उसपे जो मूंगे हैं वो पानी के अभाव में या प्रकाश के अभाव में मर जाते हैं, यानी कि या तो समुद्र की सतह से बहुत ऊपर उठ जाएं तो पानी के अभाव में वो मर जाएंगे, या समुद्र समुद्र का तल ऊपर बढ़ गया तो वो मूंगे काफी नीचे चले गए। अब मूंगे नीचे चले गए तो वहां पर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण क्या हो रहा है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है। तो जो जोक्सथेला एल्गी जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाने के कारण वो भोजन नहीं बनाती हैं और वो भी मर जाती हैं। उनके साथ साथ में उनके जो सिम्बायोंट कोरल्स होते हैं वो भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इसका थोड़ा सा इतिहास देख लें कि लगभग 20, ये जो हमारी जो मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ बताया, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये 20,000 साल लगभग पुरानी है। तो उस समय जो समुद्र का स्तर जो था वो वर्तमान की तुलना में लगभग 120 मीटर कम था, यानी जो 120 मीटर गहराई और कम थी, यानी कई किलोमीटर तक के ऑस्ट्रेलिया का जो महाद्वीपीय क्षेत्र था वो ऑस्ट्रेलिया से काफी दूर तक फैला हुआ था। लेकिन जैसे 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 समुद्र में पानी बढ़ता गया तो वो समुद्र के पानी बढ़ता गया, तो वहां पर जो तलछट पे जो कोरल रीफ थी वो कोरल रीफ डूबती चली गई, और इसमें यहाँ पर जो छोटी छोटी महाद्वीपीय जो पहाड़ियां बन गई जो समुद्र में डूबी हुई थी, जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता गया, जो वो थे पानी जो थे वो शीर्ष पर पहुंचता गया, और वैसे वैसे मूंगे जो होते वो ऊपर चले जाते गए। तो वहां पर उससे क्या हुआ कि वहां पर मूंगों की बहुत सारी रीफ और गुफाएं बन गई, और बीच में वहां पर जब पानी सतह ऊपर उठी तो जो रीफ बनी हुई थी वो रीफ और जो कॉन्टिनेंट था दोनों के बीच में
पानी भर गया, जिससे वहां पर वो बन गई एक बहुत बड़ी बैरियर रीफ, जो लगभग 8,000 से 6,000 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर डार्विन ने इस बारे में ये बताया था कि जो बैरियर रीफ जो होती हैं, सामान्यतः ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के साथ ही बनी होती हैं। विशेष रूप से जो ऑस्ट्रेलिया की जो बैरियर रीफ है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से बनी हुई है, ना कि ज्वालामुखी द्वीप से। ठीक है? तो इसमें जो है बैरियर रीफ जो था, ये चूंकि मेन कॉन्टिनेंट से बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से बना, इसके के किनारे बनी हुई है, और पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो वो तो डूब नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा महाद्वीप है वो। जैसे फिजी है, या हमारा मिनी द्वीप है, लक्षद्वीप है, या ये है मॉरिशस है, मालदीव है, ये डूब सकते क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं डूब सकता, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो महाद्वीप है। तो उसके किनारे पे ये लगभग तट से 300 से 1,000 मीटर, यानी लगभग लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक की दूरी पर ये बैरियर रीफ बन गई, जिसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण तक के 2,000 किलोमीटर में, जैसा मैंने अभी आपको इसमें बताया, 2,000 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। ठीक है? और चूंकि यहाँ पर जो तापमान है, ये तापमान लगभग जो जल का जो तापमान है, ये तापमान 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस कारण ये तापमान, इस तापमान में ये बहुत अच्छी तरह से विकसित हुई। यहाँ पर जो वो है बैरियर रीफ जो है, वो लगभग 150 मीटर की गहराई तक ही ये पाई जाती हैं, और उसके समुद्र के जो ऊपर हैं, पानी के ऊपर ये ज्यादा नहीं बढ़ पाती, क्योंकि पानी के ऊपर बढ़ने पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पानी के भीतर ही रहती हैं। इनमें जो मुख्य रूप से जो है, इसमें जो बैरियर रीफ जो बनती है, ये मुख्य रूप से किन चीजों से बनती है? तो जो बैरियर रीफ जो होती है, ये कोरल की कॉलोनीज होती हैं, जो मूंगे के कंकाल, यानी कोरल के जो एनीमोन की जो कंकाल होती हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और अर्गोनाइट, अर्गोनाइट एक प्रोटीनस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बनाती हैं। और इसके साथ साथ जो हेलीमेडा, कोरेलाइन जैसे जो वो हैं एनिमोन्स हैं, यानी एंथोजोन्स हैं, वो शैवाल के साथ मिल करके ये बड़ी बड़ी वो बनाते हैं। तो समुद्री तूफान ये इतने कठोर होते हैं कि जो समुद्री तूफान होते हैं, वो समुद्री तूफान को भी ये झेल सकते हैं। अब ये देखो जो भी बना, तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो उस समय पैलियोज़ोइक ईरा में जो ऑर्डोविशियन काल था, ऑर्डोविशियन काल में शुरुआत में सबसे पहले कोरल रीफ बनी, लेकिन उसके बाद में वो प्रतिस्थापित कर दी गई मिड कैम्ब्रियन और डिवोनियन काल और कार्बोनिफेरस काल में ये कर दी गई। तो जो शुरुआत में जो एक हाइपोथेटिकल एक चित्र बनाया गया, वो लगभग ऐसा रहा होगा। जो प्रारंभ में जो कोरल रीफ बनी, वो इस प्रकार के चित्र के समान बनी। तो उस समय जो बनी 542 से 513, यानी कि लगभग 54 करोड़ से 51 करोड़ साल पहले, जो कैलकेरियस शैवाल जो थी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो वो थी, रीफ थी, और शैवाल के साथ आर्कियोसाइथिड, ये शंक्वाकार, मतलब ये कोनिकल रीफ थे। ये स्पंज और, यानी कि जो पोरीफेरा है और सिलेंट्रेटा, इन दोनों के बीच का इसको हम कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं, उनसे ये बने हुए थे। बाद में लेट क्रिटेशियस, यानी कि मीसोजोइक एरा में, जो बाइवाल वाले जो एक वो थे, बाइवाल वाले जो रीफ थे, उनसे ये लगभग 10 करोड़ साल पहले ये बनी। और उनके जो कवच थे, एक दूसरे से छोटे 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 मिल मिल करके ढेर सारी छोटी छोटी ऐसी टोपियों के रूप में ये समुद्र में ये फैलते चले गए, और उस प्रकार से इनका निर्माण हुआ। इनमें छोटे छोटे पोराइट्स होते हैं, पोराइट्स यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी और जो भोजन जो है, इनके द्वारा ये वो इन पानी और भोजन की यहाँ पर संरचना, वो पानी और भोजन की यहाँ पर आपूर्ति होती है। इसमें ऑक्सीजन जो होती है, या इसमें समुद्र की जो लहरें होती हैं, उनसे उससे घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है, वो ऑक्सीजन से ये ग्रहण करते हैं। और उसमें इसमें एक खास बात ये होती है कि समुद्री जो जल होता है, उसमें अगर जो उसकी जो सैलिनिटी होती है, वो जो चेंज होती है, वो सैलिनिटी को ये क्या कर सकते हैं,
ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि उस सैलिनिटी को ये ग्रहण कर सकते हैं। तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार ये अपने आप को एडॉप्ट भी कर लेते हैं, ताकि अपने आप को ये बचा सके। मुख्य रूप से डार्विन ने मुख्य रूप से इसकी 3 प्रकार की बताया था, हम पढ़ेंगे इसमें 4 प्रकार की पढ़ेंगे। तो उसमें पहली जो होती है फ्रिंजिंग रीफ होती है, दूसरी बैरियर रीफ होती है, तीसरी एटॉल होती है और चौथी लेगून होती है। ठीक है? तो इसमें जो 4 प्रकार के होते हैं, स्टोडार्ट ने 1969 में बड़े पैमाने पे इसको इनको 4 रूप से वो किया, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल या टेबल रीफ जिसको भी बोलते हैं, और चौथी होती है लेगून। ठीक है? आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। देखिए फ्रिंजिंग रीफ, अब ये देखिए यहाँ पर ये होता है, ये है एक कॉन्टिनेंट, महाद्वीप या कोई द्वीप। इस द्वीप में ये गहराई जो है 150 से 200 मीटर की गहराई तक के यहाँ पर ये बनते हैं कोरल रीफ। अब ये कोरल रीफ जो है देखिए बिल्कुल इसकी जो ऊपरी भाग है बिल्कुल इस समुद्र सतह से मिली हुई है, यानी 2-3 मीटर, 1-2 मीटर तक ही नीचे रहते हैं ये, ताकि आसानी से यहाँ पर सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है ये इलाट, जो सदम इसराइल के पास में जो रेड सी में हमको मिलता है, जो एलियाट नाम का जो रीफ है, ये हमको इसका एग्जाम्पल मिलता है। देखें जरा हम उसको, थोड़ा सा उसको भी देख लें। गूगल अर्थ हमारा खुला हुआ है। इस गूगल अर्थ में ये अभी हमने फिजी देखा। अब फिजी के बाद थोड़ा सा हम जो इलाट हमने इसमें दिखा देख रहे थे हम, वो देखें। ये तो बैरियर रीफ आ गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सऊदी अरब, ये इजिप्ट और ये इसराइल। ये इसराइल में, इसराइल के पास यहाँ पर हमको मिलती है ये रीफ। ये देखिए ये वाली जो है, ये हिंद महासागर है। यहाँ से ये नील नदी है, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर से ये स्वेज की खाड़ी, यहाँ से हमको यहाँ पर स्वेज नहर बनाई गई। यहाँ पर हमको ये देखो, ये इजराइल वाला जो भाग है उसमें ये इलाट इधर है, इजराइल इधर है ना? ये यहाँ पर मिलता है, ये इस जगह पे, ये यहाँ पर है इलाट। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पर ये जो दिख रही है ये फ्रिंजिंग रीफ है। देखिए आप यहाँ से स्पष्ट रूप से ये अंतरिक्ष से दिखाई दे रही है। ये आइलैंड हो गया, ये आइलैंड के किनारे ये पूरी फ्रिंजिंग रीफ फैली हुई है किनारे की ओर। ये पूरी किनारे जो हमको दिख रही है यहाँ पर थोड़े से ग्रे कलर में, नीले समुद्र में ग्रे कलर में जो दिख रही है, ये फ्रिंजिंग रीफ है। ये देखिए ये जो दिख रही है समुद्र किनारे से ये फैली हुई फ्रिंजिंग रीफ है, ये फ्रिंजिंग रीफ है। ये मेन कॉन्टिनेंट है, ये एशिया का भाग है, एशिया का मेन कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट के किनारे ये जो फैली हुई है ये फ्रिंजिंग रीफ है। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जितने भी आइलैंड हैं या जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसके किनारे वाले भाग पे ये रीफ का निर्माण हो। जैसे भारत के जो पूर्वी भाग है उसमें बिल्कुल रीफ नहीं मिलती, रीफ मिलती ही नहीं वहां पर। यहाँ देखिए ये अरब है, अरब कंट्रीज में यहाँ पर ये कतर, बहरीन, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, यूएई, उनके किनारे यहाँ पर हमको ये होगा बहरीन। बहरीन जो है वो अरबी के वर्ड बाहर से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है खाड़ी। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ी बड़ी हमको यहाँ पर दिख रही बैरियर रीफ, ये वाली बैरियर रीफ है। ये वाली जो किनारे दिख रही है ये बैरियर रीफ है। ठीक है? लेकिन वही दूसरी ओर ये यहाँ पर हमको एक दिख रहा है एटॉल, या एटॉल नहीं, इसको हम लेगून कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रीफ तो बनी है लेकिन ये रीफ पूरी तरह से पानी में डूब गई है। ठीक है? जहां हम देखते हैं कि हमारे भारत के जो पश्चिम भाग है, इस पश्चिम भाग में हमको यहाँ पर
जो यहाँ पर हमको ढेर सारे छोटे छोटे हमको आइलैंड्स दिखते हैं। ये आइलैंड्स जो हैं ये बने हुए हैं कोरल रीफ से। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ देखते हैं पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है, वहां पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड जो हैं ये कोरल रीफ से नहीं बने हुए, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों में मुख्य अंतर है। अंडमान निकोबार की जो आइलैंड है ये ज्वालामुखी आइलैंड है और इनमें कोरल रीफ नहीं पाई जाती। वहीं दूसरी ओर हमारे पश्चिम भाग में जो लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं ये कोरल रीफ से बने हुए हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि जहां पर कॉन्टिनेंट है, आइलैंड्स हैं, वहां पर हमको रीफ का निर्माण होगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो भाई जीव है, जहां उनको सुटेबल, उनको जैसी जगह मिलेगी वैसे वो बढ़ेंगे। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ। तो ये इलाट मैंने जैसे बताया आपको। इसके बाद दूसरी वाली जो होती है, तो अब यहाँ पर ये लगभग 100 मीटर या उससे कम चौड़े होते हैं और कई सैकड़ों मीटर तक ये फैले हुए होते हैं और ये उथले जल से समुद्र तट की तरफ बनती हैं। और जैसे जैसे आकार ये बढ़ता जाता है, मतलब ये जैसे जैसे समुद्र से दूर होती जाती है इनकी संख्या कम होती जाती है। यदि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद सीधे कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाए तो वहां पर जो कॉन्टिनेंटल स्लोप पर ये आगे आगे पनप नहीं पाती, क्योंकि वहां तेजी से गहराई, पानी समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है, तो वहां पर प्रकाश, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण वो वहां से क्या होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। फिर आगे देखें हम। अब ये दूसरी है बैरियर रीफ। ये बैरियर रीफ देखिए, इधर ये यहाँ कहीं पर आइलैंड है, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर बैरियर, यहाँ पर बहुत सारी कोरल का निर्माण हुआ। ये भाग जो है समुद्र में डूब गया, ये वाला भाग समुद्र से ऊपर उठा रहा, जैसे कि ये हमको लंबी सी तटरेखा के पास हमको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये ऑस्ट्रेलिया के किनारे ये लंबी सी रेखा दिख रही, 2000 किलोमीटर लंबी रेखा दिख रही। ये जो लंबी रेखा है ये क्या है, बैरियर रीफ। जो कॉन्टिनेंट से, यहाँ इस तरफ कॉन्टिनेंट है कहीं पर, इधर इस चित्र में देखें तो इस तरफ कहीं कॉन्टिनेंट है, इस चित्र में देखें तो इधर कहीं कॉन्टिनेंट है, जो हमको यहाँ पर ये मेन कॉन्टिनेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बाद समुद्र में ये एक दीवार के रूप में खड़ी हुई है। तो इसका एक लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये होता है कि समुद्र में जो तूफान उठते हैं उससे जो बड़ी लहरें उठती हैं, ये लहरों से होने वाली जो समुद्र तटों पे हानि है उसको ये रोक देती, क्योंकि लहर के प्रभाव को ये कम कर देती। एक दीवार के रूप में खड़ी हुई है, हालांकि पानी के अंदर डूबी हुई है, लेकिन दीवार के रूप में खड़ी हुई है, क्योंकि लहर इधर से जब चली आ रही है, जब लहर इधर से आएगी तो वो सीधे कहाँ, कॉन्टिनेंट पे चढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर दीवार के रूप में खड़ी हुई तो ये लहर यहाँ आकर के इससे टकरा करके उसका प्रभाव कम हो जाएगा, केवल ऊपर का जो पानी है केवल वही थोड़ी दूर तक जाएगा। तो बहुत बड़े जो नुकसान होता है उस नुकसान से ये बैरियर रीफ जो होती हैं कॉन्टिनेंट को बचा लेती हैं। ये होती हैं बैरियर रीफ। तो एक गहरे चैनल या लेगून द्वारा मुख्य भूमि या द्वीप से तट से अलग हो जाती हैं, अपने लेगून के साथ एक फ्रिंजिंग रीफ के बाद के चरणों से मिलते जुलते, लेकिन मुख्य रूप से आकार में, आकार और उत्पत्ति में भिन्न वाले होते हैं। ये 30 से लेकर के 70 मीटर तक गहरे होते हैं और कई किलोमीटर लंबे होते हैं। लेगून्स कैन बी सेवरल किलोमीटर वाइड एंड 3 to 70 मीटर डीप। ठीक है, इनकी जो ऑफशोर आउटर रिफ जो होती है ये ओपन वाटर में, तो ऑफशोर आउटर रिफ इज फॉर्म्ड इन द ओपन वाटर अदर देन नेक्स्ट टू द शोर लाइन। जो इनकी बाहरी प्रवाल का जो किनारी तटरेखा जो होती है ये उनके बगल की बजाय, उनकी बाजू की बजाय खुले पानी में बनता है। ऐसा माना जाता है कि एटॉल की तरह ये प्रवाल या तो समुद्र तल के नीचे गिरने या समुद्र तल, समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बनती है। और फ्रिंजिंग रीफ की तुलना में इनके निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। इस कारण से जो बैरियर रीफ जो होती हैं ये बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत लंबे समय में बनती हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की, ये बैरियर रीफ जो है इसको बनने में लगभग 10,000 साल लग गए। ये यहाँ पर एग्जांपल हम देख रहे हैं।
दूसरे, एक तो ऑस्ट्रेलिया का बैरियर रीफ हो गया। दूसरा उदाहरण जो होता है मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम, कैनेडियन बैरियर बैरियर रीफ है। उसके अलावा जो प्रोविडेंशिया, मैड, गैम्बियर आइलैंड, कैलिमेंटान और जो वो होते हैं सुलावासी, सुलावासी मतलब ये वहां पर है, फिजी के पास में है। ये वहां पर पाए जाने वाले ये बैरियर रीफ्स होते हैं। इसके अलावा दक्षिण जो वो होते हैं सुलावासी, ये कह सकते हैं इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिजी जो आइलैंड्स हैं वहां पर ये पाया जाता है सुलावासी। और इसके जो साउथ ईस्ट में न्यू गिनी और जो ल्यूसियाड जो आइलैंड्स हैं उसके दक्षिण में ये बैरियर रीफ पाए जाते हैं, या ये कह सकते हो कि ये विस्तार है किसका, ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसी का ये एक प्रकार से विस्तार हो जाता है। दूसरी होती है प्लेटफॉर्म रीफ, या इसको हम एटॉल भी कह सकते हैं। तो ये एटॉल जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड से बीच में उठे हुए हैं, उसके चारों तरफ अगर बैरियर रीफ बन गई तो वो बैरियर रीफ जो होती है वो, ये सॉरी, उसके चारों ओर अगर रीफ बन गई और बीच में एक उठा हुआ इस प्रकार से ऐसा है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस ऐसे मेरे हाथ को देखिए आप, यहाँ पर बीच में एक आइलैंड है, ये बीच का जो खाली स्थान है ये पानी है, और ये उसकी बैरियर रीफ है, ये सॉरी फ्रिंजिंग, ये उसकी रीफ है। तो ये बन जाता है क्या, एक एटॉल। ठीक है, एटॉल का चित्र देखें हम, ये हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये हमको एटॉल, यहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऐसे आइलैंड्स, ये आइलैंड है, ये आइलैंड्स के चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो ये बन जाता है एक एटॉल। ये हमको यहाँ पर मिल रहा है जद्दा के पास लाल पूर्वी सागर पे कोरल ग्रेट, जो कोरल ग्रेट है। उसके अलावा यहाँ पर जो मॉरिशस और मालदीव जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी ये प्लेटफॉर्म ये कोरल रीफ होती है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि जो वहाँ के जो राष्ट्र प्रेसिडेंट थे, नाम था उनका शायद मैं भूल रहा हूँ, मालदीव के, इन्होंने कोरल रीफ को बचाने के लिए अपनी एक कैबिनेट की मीटिंग समुद्र के भीतर इन्होंने की थी। तो एक बड़ा पूरे विश्व में, अपने आप में एक विश्व को संदेश उन्होंने दिया कि कोरल रीफ जो है हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा, उस समय ये लगभग 2010 के आसपास की बात है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उस समय ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना था। इसके बाद हम देखते हैं जैसे नॉर्थ मस्केलरीज की कुछ प्लेटफॉर्म प्रवाल भित्ति हैं जो कुछ हजार किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इसके जो, हाँ, इसमें एक खास बात और है कि जो बैरियर रीफ होती है वो एक दिशा में बढ़ती है, तो जो प्लेटफॉर्म रीफ जो होती है वो कई दिशाओं में बढ़ती है। और इनका आकार जो होता है परिवर्तनशील, क्योंकि भाई ये देखो सिलेंट्रेट है, प्रवा वो है पॉलिप्स हैं, जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसा उनका आकार होगा, कहीं पर ज्यादा बढ़ गए तो चौड़े हो गए, कहीं पर कम बढ़े तो वहां पर संकरे हो गए। तो ये लंबे हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, कई किलोमीटर तक के लंबे होते हैं ये। तो कुछ जो होते हैं वो सतह तक, ऊपर तक पहुंच जाते हैं, रेत के चारों ओर छोटे छोटे द्वीप बना लेते हैं। ठीक है, तो जिनके चारों ओर फ्रिंजिंग प्रवाल बन जाती है फिर से, और प्लेटफॉर्म रीफ के बीच में एक लेगुन बन जाता है। लेगुन मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ पानी वाला क्षेत्र जिसमें कोई आइलैंड ना हो। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। तो ऐसे उदाहरणों में जहां प्लेटफॉर्म लीफ लंबी संरचनाओं के साथ विकसित होती हैं, वहां पर पुरानी और खराब जो वो है बैरियर रीफ होती हैं, वो अपने आप को एक रैखिक संरचना के रूप में क्या करती है, अपने आप को व्यवस्थित करती जाती है। जैसे जेद्दा के पास लाल सागर के पूर्वी तट पर पुराने प्लेटफॉर्म में आंतरिक भाग में इतनी भारी मात्रा में नष्ट हो गया कि वहां पर एक स्यूडो एटॉल बन गया। ठीक है, बाद में ड्रिलिंग से ये पता लगा कि वास्तव में ये स्यूडो एटॉल है, वास्तविक एटॉल नहीं है। वैसे ही यहाँ पर जो हिंद महासागर में, हमारे भारत के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और मालदीव की कुछ प्लेटफॉर्म जो है हवा और पानी के कारण यू आकार की हो गई ऐसे। अब आते हैं हम एटॉल पे। जो, जैसा मैंने बताया एटॉल, ये कमोबेश गोलाकार या कंटिन्यू जो बैरियर रीफ होती हैं, उसमें बिना किसी केंद्रीय द्वीप के लेगुन के चारों तरफ फैली हुई। तो ये सामान्यतः ये जो होती हैं, जो ज्वालामुखी जो आइलैंड होते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल जो आइलैंड्स होते हैं, उनसे जो फ्रिंजिंग रीफ बनती है और समय के साथ वो द्वीप नष्ट हो जाता है,
तो ये बन जाता है एटॉल। तो यहाँ पर समुद्र तल में डूबने के कारण या समुद्र सतह का जल का स्तर ऊपर हो जाता है तो एटॉल बन जाता है, या वो जो क्षेत्र होता है पानी के नीचे डूब जाता है तो एटॉल बन जाता है। जो साउथ पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि ये जो है एक ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज्वालामुखी होते हैं, तो ये ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण ये ऐसे हमको बहुत सारे यहाँ पर ये जो वोल्केनिक आइलैंड्स यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे एटॉल हमको ढेर सारे मिलते हैं, जैसे कैरोलिन आइलैंड जो है वहां पर क्विक आइलैंड्स हैं, पोलिनेशिया है, पोलिनेशिया में यही तुवालू, फिजी, ये सब दी जाते हैं, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, ये सब जो है ये किससे बने हुए हैं? एटॉल से बने हुए हैं। देखिए एटॉल कैसा होगा, उसमें ये बीच में एक आइलैंड है, इस आइलैंड के चारों ओर यहाँ पर पानी है, और पानी के चारों ओर यहाँ पर ये बनी हुई ढेर सारी यहाँ पर रीफ है। ठीक है, तो जैसे जो मालदीव हैं, तो मालदीव, जाका, सेशेल्स, कोकोस जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पर ऐसे ढेर सारे हमको यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं? ऐसे रीफ के हमको ये हमको ढेर सारे ऐसे रीफ मिलते हैं जो बनाते हैं एटॉल। इनके जोन्स कौन कौन से होते हैं? तो इनमें जो जोन होते हैं मुख्य रूप से 3 जोन होते हैं। सामने की जो होती चट्टान, जो कि जिसको हम रीफ लेगून के रूप में कहते हैं, उसके पीछे जो दूसरा जो भाग होता है ये होता है रीफ क्रेस्ट, और तीसरा बैक रीफ। देखें यहाँ पर, तो इसमें 4 रीफ, रीफ क्रेस्ट और बैक रीफ ये होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो रीफ होती हैं, ये रीफ अधिकतम गहराई जो होती है वो 400 मीटर, उससे नीचे तो आप बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी, लेकिन 400 मीटर पे ये डेड होने लगती हैं, केवल चट्टानों के रूप में पाई जाती हैं। 150 से 200 मीटर तक गहराई तक ही ये बहुत अच्छे रूप में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और भोजन मिलता है। संरचना देखें, इनके जो होते हैं, ये वाला जो ये हो गया कॉन्टिनेंटल शोर हो गया, किनारा हो गया, समुद्र की किनारा, समुद्र किनारों में यहाँ देखिए आप, ये हो गया कॉन्टिनेंटल शोर, ये हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस शेल्फ में ये वाला कहलाता है 4 रीफ। इस 4 रीफ में यहाँ पर जो, क्योंकि पानी, इसमें पानी में प्रकाश की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, अधिक मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा कोरल रीफ यहाँ पाई जाती है। जैसे जैसे यहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप बढ़ता जाता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है, ये कहलाता है रीफ क्रेस्ट। और उसके बाद जैसे ही कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, जहाँ पर तेजी से गहराई बढ़ने लगती है, वहां पर ये कहलाता है बैक रीफ। ठीक है, यहाँ पर इनकी मात्रा, कोरल रीफ की मात्रा कम होने लगती है। इसमें जो कोरल रीफ होते हैं सामान्यतः 50 मीटर से कम गहरे पानी में होते हैं। जो ट्रॉपिकल जो शेल्फ, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, वहां पर सबसे होते हैं जहां पर ठंडी पोषक तत्वों से भरपूर उथल पुथल नहीं होती, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, या अन्य गहरे समुद्र के द्वीपों के आसपास में एटॉल के रूप में पाए जाते हैं, जैसे मालदीव में। द्वीपों के आसपास की प्रवाल तब बनती जब द्वीप समुद्र में डूब जाते हैं, और एटॉल तब बनते हैं जब द्वीप समुद्र की सतह से नीचे दब जाता है। ठीक है, रीफ जो होता है लेगुन से एक पूरी तरह से घिरा हुआ क्षेत्र रीफ लेगुन जो होता है वो कोरल रीफ से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है। अब चूंकि चारों तरफ इसके, ये ऐसे समझ लो कुआं होता है ना, तो कुएं में क्या होता है? बीच में पानी होता है। अब ये एक ऐसा कुआं है जिसके बाहर भी पानी है, अंदर और भीतर भी पानी है, चारों तरफ पानी है। बीच में जो दीवार है वो दीवार किसकी है? कोरल रीफ की है। तो इधर से जो लहरें आ रही हैं, वो लहरों के प्रभाव को, ये जो दीवार के रूप में रीफ खड़ी हुई है जो बैरियर का काम कर रही हैं, ये लहरों के प्रभाव को कम कर देती हैं। तो इधर बाहर चारों तरफ समुद्र में चाहे कितनी भी उथल पुथल होती रहे, बीच का जो अंदर जो लेगुन होता है, वो लेगुन अधिकांशतः शांत होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रवाल होती है, ये रेत और एनिमिक पैच की बनी होती है। इनका आकार बहुतायतन अलग अलग, इसका मतलब उसके कारण प्रकाश की मात्रा, तापमान, भोजन की उपलब्धता, इन सब कारणों से और तूफान वगैरह के कारणों से ये जो होते हैं, ये
इनका आकार बदलता रह सकता है। इसका जो बाहरी भाग होता है जो कि खुले समुद्र की ओर है, ये लगातार नष्ट होता रहता है, लेकिन भीतरी भाग जो होता है, जो अंदर की तरफ की जो रीफ होती है, अंदर की तरफ के जो पॉलिप्स होते हैं इसके लेगून के, वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। इनका वितरण पूरे पृथ्वी पर केवल 0.1% सतह जो है समुद्र की, केवल उतनी ही रीफ से बनी है। ठीक है। जो होती है लगभग 2,84,300 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, लाल सागर, दक्षिण एशिया प्रशांत सहित कुल जो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रीफ जो होती है 91.9 यानी कि 92% कोरल, जो टोटल कोरल का जो अधिकांश भाग है वो इसी में पाया जाता है, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें से दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडोनेशिया, फिलीपाइंस जो द्वीप समूह है, वहां पर जो है लगभग 32.3, विश्व की 32.3 कोरल 3% कोरल होती है। और ऑस्ट्रेलिया सहित जो एटलांटिक ओशन का जो भाग है, वहां पर 40.8 यानी 40.8%, यानी कि लगभग 41% जो है वो इसमें प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में, जहां पर फिजी वगैरह जो आइलैंड्स हैं वहां पाए जाते हैं। जबकि कैरेबियन यानी कि अमेरिका के पूर्वी भाग में, जहां पर वेस्ट इंडीज, सामुआ, टोबेको, ट्रिनिडाड और ये जो आइलैंड्स है, वहां पर की जो है ये विश्व की केवल 7.6% कोरल रीफ होती हैं। नक्शे में हम देखते हैं, इस नक्शे में हम देखिए आप, ये भूमध्य रेखा जो है वो यहाँ से जा रही है, ये भूमध्य रेखा यहाँ से जा रही है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांश तक के, दक्षिण में 30 से 40 डिग्री अक्षांश तक के ही पूरा लाल जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र है। अभी हम पूरा इसका टेबल देखेंगे, उसमें अधिकांशता जो है वो 50 डिग्री के अंदर ही होती है। कुछ ऐसी होती है, नॉर्वे के पास पाई जाने वाली एक ये है, ये इसका एक दो एक्सेप्शन हमको यहाँ पर मिलेंगे। जो नॉर्वे और जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली कोरल रीफ है, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो गर्म जलधारा जो है, जो वो गर्म जलधारा के कारण यहाँ पानी गर्म होता है, जिसके कारण से यहाँ पर कोरल रीफ बन गई। अन्यथा इस तरफ आप देखेंगे नॉर्थ पैसिफिक में या नॉर्थ अटलांटिक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोरल रीफ बिल्कुल नहीं मिलेगी। वैसे ही इधर साउथ में, दक्षिण अमेरिका के नीचे अटलांटिक जो एंटार्क्टिका जो है, उसके आसपास आपको ये नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जहाँ पर गर्म पानी की धाराएं चलती हैं, उन गर्म पानी की धाराओं में ये मिलेंगे, या फिर भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और इसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक होता है। इसके कारण यहाँ पर की जो कोरल रीफ की मात्रा देखिए आप, कितना गहरे लाल रंग में यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 18 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, वो तापमान इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती, फेवरेबल टेम्परेचर होता है, जिसके कारण ये यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में बढ़ते हैं। फारस की खाड़ी में प्रवाल की जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मियों में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी हाँ 38 डिग्री 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक के यहाँ पर जो है जो वो है फारस की खाड़ी यानी ईरान के आसपास की, वहां पर ये जो कोरल रीफ है, इतने ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है 13 डिग्री से लेके 38 डिग्री यानी लगभग 25 डिग्री सेंटी जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वहां पर ये पाई जाती हैं। स्क्लेरेटिनियन कोरल जो होती है, इनकी लगभग 37 स्पीसीज जो होती हैं, लार्क आइलैंड के आसपास ऐसे वातावरण में रहती हैं। तो गहरे पानी में जो कोरल्स हैं वो उत्तर में नॉर्वे तक में वहां पर होते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। और इसमें सबसे उत्तरी मूंगा चट्टान इलियट इजराइल के पास है, जो मैंने बताया था आपको, अभी दिखाया था जैसे इसमें गूगल अर्थ में दिखाया था। वैसे अमेरिका और अफ्रीका के पश्चिमी तटों पे ये नहीं मिलते हैं। देखें हम यहाँ पर चित्र में, यहाँ पर हमको बहुत कम कोरल मिलते हैं। यहाँ अधिकांशतः यहाँ पर जो है, जैसे गैलापागोस आइलैंड वगैरह है, इनके किनारे थोड़ी सी कोरल रीफ मिलती है। यहाँ देखिए कितना घना लाल रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ बहुत कम हो गई। लेकिन वहीं से थोड़े इधर हम आते हैं अटलांटिक ओशन में, तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। तो अमेरिका के पश्चिमी भाग में बहुत कम मिलते हैं, जबकि पूर्वी भाग में बहुत अधिक मिलते हैं। यहाँ पर पूरा वेस्ट इंडीज आइलैंड है यहाँ पर। ठीक है। तो
यहाँ पर जो है ये, इसके अलावा दक्षिण एशिया में भी ये कम मिलते हैं, लेकिन दक्षिण एशिया मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर बहुत, वहां पर अमेजन की जो है वहां पर, और यहाँ पर बांग्लादेश के दक्षिण में यहाँ पर ये इनकी संख्या बहुत कम होती है। कारण उसका ये है कि हम अगर इसमें देखें, इस चित्र को देखें, ये भारत है, ये म्यांमार फैला है, बीच में यहाँ बांग्लादेश है, इधर से यहाँ से ऐसे आ रही है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आ रही है गंगा। ये दोनों विश्व की बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये दोनों नदियां यहाँ से हिमालय से स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर लाती हैं और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल में ये बहुत अधिक मात्रा में फ्रेश वाटर डालती हैं। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर अधिक होने के कारण जिससे समुद्र की जो सेलिनिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से ये प्रवाल नहीं उग पाते। जबकि वहीं दूसरी ओर इधर देखिए, आपको लाल गहरे गुच्छों में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यहाँ पर जो कोरल आइलैंड्स हैं, यहाँ पर ऐसी कोई नदी यहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं डाल रही, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आराम से ये कोरल रीफ, ये रीफ जो होती है कोरल रीफ का विकास होता है। वैसे ही हम यहाँ देखते हैं, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में यहाँ से अमेजन निकल करके, अमेजन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये यहाँ से निकल करके ये ढेर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में फ्रेश वाटर यहाँ ला करके साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये लाती है समुद्र में। तो यहाँ का जो पानी होता है इधर की तुलना में ये पानी जो होता है इसकी सैलिनिटी कम हो जाती है, टीडीएस इसका कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कोरल रीफ ज्यादा विकसित नहीं होते। ठीक मेडिटेरेनियन सी में जरा देखें, यहाँ पर हमको रेड सी है, रेड सी में हमको यहाँ पर बहुत सारे हमको कोरल रीफ मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है मुख्य रूप से सेलाइन वाटर है, लेकिन यहाँ से एक नील नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी, ये निकल के आ रही है और आकर के मेडिटेरेनियन के पूर्वी भाग में ला करके ढेर सारा पानी ला करके छोड़ दी, पूरे अफ्रीका से कलेक्ट करके। तो यहाँ पर हमको कोरल रीफ नहीं मिलते मेडिटेरेनियन के पूर्वी भाग में, केवल पश्चिमी भाग में थोड़े से हमको मिलते हैं अल्जीरियस के आसपास में। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक टेबल है, इस टेबल में विश्व की प्रमुख बड़ी बड़ी जो आइलैंड्स हैं जो कोरल से बने हुए हैं उसको मैंने यहाँ पर बना दिया है, वहां पर मैंने लिया है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। इन सारे आइलैंड्स में जैसे देखें, याबीजी रायकू आइलैंड 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में, 25 डिग्री नॉर्थ 125 डिग्री ईस्ट, यानी ये लगभग होगा कहाँ पर, दक्षिण चीन सागर, जापान के पूर्वी भाग में ये मिलेगा हमको। ठीक है, चलो जरा हम देखने की कोशिश करें, एक को देखते हैं। गूगल अर्थ हमारा खुला हुआ था, तो हमारा जो था 25 125। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं 25 125 को। इसको देखने का तरीका ये है कि देखिए, जैसे जहां पर आप कर्सर को रखेंगे, तो वो कर्सर जहां रखा हुआ है, तो नीचे यहाँ पर आपको, यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ दिखा रहा है मतलब ये अक्षांश है, ईस्ट दिखा रहा है मतलब ये देशांतर है। ठीक है, तो 25 125 देखते हैं, 25 नॉर्थ और 125 ईस्ट, हम रखते जाएंगे यहाँ पर कर्सर को, ये अपने आप दिखाएगा। सी ऑफ जापान, कोरिया के पास पहुंच गए हम। 35 अक्षांश नीचे आएगा, और ये लगभग यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर, इसको हम सामने ले आते हैं, ये यहाँ पर 35 32 125 के आसपास हम हैं, और नीचे आते जाएं तो ये, और नीचे आएगा यहाँ पर, यहाँ कहीं पर 28 27 26 25 127 हम आ गए सर, ये 125, 25 125, यानी जहां पर हमारा कर्सर है, ये कर्सर 126 हो गया, 125। अब इसको हम इस जगह को जूम करते हैं, तो हमको यहाँ पर मिलेगा याबीची आइलैंड, देखिए शायद यही कहीं पर मिलेगा।
यानी ताइवान के पूर्वी भाग में, दक्षिण चीन सागर से नीचे। तो 20, 47, 125, ये यहीं पर मिलेगा, ये है। अब चूंकि ये कुछ इंग्लिश में और कुछ इराबू आइलैंड, कुछ इंग्लिश में है और कुछ ये ये लगभग यहीं आसपास मिलेगा। दूसरा हम देखते हैं, कोई एक बड़ा वाला हम देखते हैं, बड़ा वाला आइलैंड कोई देखते हैं। वर्जिन आइलैंड कैरेबियन सी में मिलेगा। वर्जिन आइलैंड मतलब ये कहाँ पर होगा, जहां पर वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज की टीम, क्रिस गेल और डेरेंट पावेल, क्या क्या नाम है उन लोग के क्रिकेट खिलाड़ियों के, वो सब वहां पर। तो जमैका का उसेन बोल्ट, बड़ा फेमस एथलीट है, विश्व के पास उसके नाम से 9.58 सेकेंड में 100 मीटर रिकॉर्ड अभी बना हुआ है, 100 मीटर दौड़ का। तो ये वर्जिन आइलैंड कैरेबियन सी में 18 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री वेस्ट। चलो इसको देखते हैं हम, 1865। पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं। तो ये हमको मिलेगा इधर, और घुमा लें अफ्रीका। अफ्रीका के बाद ये कैरेबियन आइलैंड यहाँ पर मिलेगा, ये कैरेबियन आइलैंड। तो 18 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट। तो अभी 18 और 70 पे हैं ये, यहाँ पर ये आ जाएंगे। जहाँ प्योर्टो रिको है, यहीं पर हमको मिलेगा वर्जिन आइलैंड। बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं, शायद ये है क्या, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। देखिए 1865, ये ये वर्जिन आइलैंड, यूएस वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। ये आइलैंड जो है, ये आइलैंड क्या है, कोरल रीफ है। तो ये है क्या, एटॉल वास्तव में ये 1865 ये वाला, ये उसके छोटे छोटे शहरों के नाम। अब ये आइलैंड बने हुए कोरल रीफ से, और ये कोरल रीफ के ऊपर में बना हुआ है, बसा हुआ है पूरा शहर। अब जरा जूम करके देख लो इनको, ये देखिए, आप शहर दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ढेर सारी ये पूरी लंबी लंबी सड़कें बनी है, पूरी सड़कें हैं, और इस पे पहाड़ है, और पहाड़ में ये पूरा शहर बसा हुआ है। ये पूरा शहर बसा हुआ कोरल रीफ के ऊपर बसा हुआ है, देखिए आप, ये पूरा शहर बसा हुआ है। तो जहां हम इसको देखने का तरीका ये है कि हम जहां इसको हम कर्सर को रखेंगे, तो वो उसकी लोकेशन बता देगा। ये लोकेशन बता रहा है, जैसे हम यहाँ रखते हैं 64, 65 पे ही रखते हैं, ये यहाँ पर, ये हो गया कोरल रीफ में। तो 18 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी लेटीट्यूड, और 65 डिग्री वेस्ट देशांतर, ठीक है, वहां पर हम ये देखते हैं, तो ये हमको मिलता है, ये 2000 मीटर सी लेवल से, मतलब पृथ्वी के लेवल से 2000 मीटर हाइट से हमको इस प्रकार से ये दिखाई देता है। इसको हम और करते पास करते जाते हैं, तो अब ये 700 मीटर हाइट पे आ गया हमारा कैमरा। वहां से सैटेलाइट से हमको ये दिख रहा है, ये पूरा शहर हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक एक करके हमको देखते जाते हैं इनको। तो ये जो है, जो याबीजी आइलैंड है, ये लगभग, ये इसमें 300 प्रकार की कोरल्स पाई जाती हैं। जो वर्जिन आइलैंड है, ये स्क्लेरेक्टिनियो कोरल और मिलीपोरा की पाई जाती हैं। मिलीपोरा आपके प्रैक्टिकल में भी सिलेबस में है। तुब्बा ताहा जो है, ये 8.5 नॉर्थ और 119 ईस्ट, यानी ये लगभग कहाँ पर, फिलीपाइंस के आसपास होगा। हाँ, ये फिलीपाइंस में, सुलू और फिलीपाइंस में। तो ये रीफ सिस्टम जो है, उसमें बहुत ज्यादा, इसमें अलग अलग प्रकार की बहुत हाई डेंसिटी, मतलब बहुत अधिक, बहुत बहुत प्रकार की बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर।
ठीक है। तो इसको इसीलिए, अच्छा इसमें क्या होता है कि जो बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक होने के कारण फिर क्या होता है कि जो यूनेस्को जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल कर लेता है। सुला रीफ, ये नॉर्वे में, हाँ ये सुला रीफ जो मैं बता रहा था, ये सबसे, ये जो नॉर्वे में आ, ये सबसे नॉर्थ में पाई जाने वाली रीफ है। ठीक है, जरा इसको भी देख लें अपन। ये सुला रीफ जो है ये नॉर्वे के पास, जो मैंने चित्र आपको बताया था उसमें। अब ये पृथ्वी में देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये हो गया यूरोप, यूरोप के ऊपर ये हो गया नॉर्वे, ये हो गया ये हो गया हमारा आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल में ये आर्कटिक सर्कल हो गया, ये यूरोप हो गया। ये यहाँ पर नॉर्वे के पास ये जो आइलैंड पाया जा रहा है, ये नॉर्वेजियन सी में, ये स्वीडन हो गया। ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है। स्कैंडिनेवियन आइलैंड कहते हैं इनको। यहाँ पर अगर हम ढूंढेंगे तो इसकी जो लोकेशन जो है सुला आइलैंड, चलो देखते हैं। ये सुला आइलैंड, नॉर्वे, ये खुद ही दिखाएगा कहाँ पर है ये दिखा रहा है, देखो, ये सुला म्यूनिसिपैलिटी, ये कोरल रीफ से बना हुआ सबसे नॉर्देस्ट कोरल रीफ है, जो ये है, ऐसा दिखता है ये शहर ऐसा दिखता है। ये वहां की फोटो है, और ये इस प्रकार से, ये सुला आइलैंड, ये बिल्कुल कहाँ पर है, यूरोप के मस्तक पे है ये। चलिए आगे देखें दूसरी ओर। इसके बाद जैसे शाब अबू नुहास, हाँ साउथ सेंटिनल आइलैंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बे ऑफ बंगाल में पाई जाने वाली एकमात्र ये कोरल आइलैंड है। ठीक है, ये सेंटिनल आइलैंड है, और यहाँ पर सेंटिनेलिस नाम की जनजाति रहती है। ये बे ऑफ बंगाल यानी भारत की, ये भारत का क्षेत्र है, भारत में पाई जाने वाली ये भारत के पूर्व में पाई जाने वाली एकमात्र ये कोरल रीफ, कोरल आइलैंड है। फिर शाह बाबू नुहास, ये रेड सी में, रेड सी यानी कि जहाँ पर वो है सऊदी अरब, वहां पर उस जगह पे इसका, ये जो है, ये सुएज नहर जब एंटर करती है वहां पर, तो उसके लिए ये बड़े खतरनाक हो जाए, जब जहां पर सुएज नहर है वहां पर ये जब जहाज एंटर करते हैं तो उनके लिए बड़े खतरनाक साबित होता है, इसलिए वहां पर लाइट हाउस बनाया हुआ है। स्कॉर्पियन जो रीफ है, ये मेक्सिको के पास पाई जाती है। रेस्ट रीफ, ये भी नॉर्वे में है। ये डीप वाटर, सबसे बिगेस्ट डीप वाटर रीफ मानी जाती है। जो रीयूनियन आइलैंड जो है, इसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, ये 21 डिग्री साउथ और 55 डिग्री नॉर्थ। 21 डिग्री साउथ का मतलब ये भूमध्य रेखा से नीचे की ओर, 55 डिग्री यानी लगभग ये मॉरिशस के भूमध्य, श्रीलंका के नीचे की, श्रीलंका के उस तरफ मिलेगी ये, मेडागास्कर के आसपास मिलनी चाहिए ये। जो ताइवान के पास पिंगटोंग जो काउंटी है, वहां पर जिंगजियान, अब चीनी नाम है, बोलने में भी बड़ा अजीब सा लगता है। ये बहुत शैलो, बहुत उथली हुई वो है, कोरल रीफ है। इसके पलांसर रीफ है, ये मेक्सिको के पास पाई जाती है। बहुत ये यहाँ पर्यटन के लिए बहुत फेमस है ये, यहाँ पर डाइविंग साइट है ये। इसके बाद है ऑस्प्रे रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। फिर नॉर्थ ईस्ट रीफ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। निंगालो कोस्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। और यहाँ पर वेल और शार्क का बहुत अच्छा यहाँ पर वो मिलता है, समूह मिलता है। इसके बाद न्यू
सेलेडोनी बैरियर रीफ है ये सेलेडोनिया में। ये डबल बैरियर कोरल रीफ है ये, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ये है अर्थ में। ये बेलीज आइलैंड जो है, बेलीज मतलब जो जावा सुमात्रा से इस तरफ का जो है वो वाले भाग में ये पाई जाती है। यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ के नॉर्थ में ये सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ है। इसके बाद नेकर आइलैंड है। ये हवाई आइलैंड यानी कि जो पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिम नहीं, अफ्रीका के पश्चिम से काफी दूर हो जाएगा ये। इसको हम कह सकते हैं कि अमेरिका के पूर्वी भाग में जो हवाई आइलैंड है वहां पर ये पाया जाएगा 164 डिग्री वेस्ट में। और 164 डिग्री वेस्ट हवाई आइलैंड मतलब ये हो गया कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में, सॉरी पश्चिमी भाग में, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में। और ये जो होती है, ये जो सेकेंड लार्जेस्ट मरीन इनहेबिटेट है, ये हवाई आइलैंड जो है ये लगभग लगभग 3,85,000 एकड़ में फैली हुई है, बहुत बड़ी है ये। और इसमें फ्रिंजिंग रीफ नहीं होती लेकिन शेलो रीफ है, और ये काफी गहरे पानी तक के ये गई हुई है। और ये बहुत सारी जो समुद्री जीव जंतु हैं उनका ये हैबिटेट है। और ये मुख्य रूप से एक्रोपोरा जो होते हैं, एक्रोपोरा जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनसे बनी हुई है। फिर मिरीसिबूती कोरल है, ये नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है, मलेशिया में है ये, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके बाद मिनरवा रीफ्स है, ये फिजी और टोंगा में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। मियामी टोराशिमा, ये 24 डिग्री नॉर्थ और 153 डिग्री ईस्ट, यानी ये भी लगभग कहाँ पर, वहीं पर होगी जहाँ पर फिजी है, फिजी के उत्तरी भाग में। मियामी टेरेस जो है फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स में, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो फ्लोरिडा जो है वहां उसके पास में ये मियामी टेरेस रीफ पाई जाती है। ये 200 से 600 मीटर तक गहराई में पाई जाती है, ठीक है। मेक्सिको रॉक, इसके बाद है मेक्सिको रॉक, ये बेलीज, ये मेक्सिको के पास यानी कि नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में। ये लगभग 100 होलोसिन पैचेस की रीफ यहाँ पर पाई जाती हैं, प्लिस्टोसिन टाइम की, यानी कि ये काफी नई है ये, ठीक है। प्लिस्टोसिन जो है अभी बिल्कुल, मतलब ये लगभग 20 हजार साल पहले की ही है, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। इसके बाद मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ है, ये होंडुरास यानी वही जो वेस्ट इंडियन जो आइलैंड्स हैं, जमैका, टोबैको, ट्रिनिडाड वगैरह, वहां पर ये पाई जाती है, ठीक है। ये इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया है। मारो रीफ, ये भी हवाई लैंड आइलैंड के पास पाई जाती है, इसको 1820 में खोजा गया था कैप्टन जोसेफ के द्वारा। इसके बाद मैनुअल लुइस रीफ है, ये ब्राजील के पास पाई जाती है। ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। लायरा रीफ जो है ये पापुआ न्यू गिनी यानी कि फिलीपींस के पास, फिलीपींस इंडोनेशिया वहां पर पाई जाती है। इसके बाद लैंसडाउन बैंक कोरल सी में पाई जाती है ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत बड़ी। लैंसडाउन जो बैंक है ये कोरल सी यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो भाग है वहां पर ये पाई जाती है, जहां पर ये सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ी ये भी वो है कोरल रीफ है। किंगमान रीफ जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, ये लगभग ट्रायंगुलर शेप की है, 6 डिग्री नॉर्थ, 162 डिग्री, यानी लगभग ये भी फिजी के आसपास पाई जाती है। इजला पेरेस जो है ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में ये पाई जाती है, ये है स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने आपको बता ही दिया ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड के पूर्वी भाग में ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। इसके बाद फ्रेंच फ्रिगेट शोल, ये हवाईयन आइलैंड में है, लगभग 32 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, क्रिसेंटिक शेप यानी कि जो अर्धचंद्राकार आकार में है। और ये वाइल्ड लाइफ और फिश के लिए ये फेमस है। इसके बाद फाइंडर्स रीफ है, ये रीफ जो है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये ग्रेट बैरियर रीफ का ही भाग है। फिलिप्पो रीफ जो है ये पैसिफिक ओशन में स्टारबक जो आइलैंड है उससे 450 किलोमीटर ईस्ट में ये पाई जा रही है। भूमध्य रेखा के आसपास ही है ये, क्योंकि 5 डिग्री साउथ पे है, ठीक है। 151 यानी कि लगभग वही फिजी के आइलैंड के आसपास है। डार्विन माउंट्स जो है ये स्कॉटलैंड के पास पाई जा रही है, ये 59 डिग्री साउथ, यानी काफी नीचे 60 डिग्री पहुंच गया ना, ध्यान रखो। ये इक्वेटर से 7 डिग्री नॉर्थ पे पाई जा रही है ये, ठीक है।
और ये लगभग जो है 1000 मीटर दूरी पर है और ये सरफेस से थोड़ा सा नीचे है। इसके बाद है डेंट्री रीफ, ये भी वहीं ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास की रीफ है। इसके बाद कोरल ट्रायंगल, ये इंडोनेशिया के पास में है। इसको अमेज़न ऑफ द सी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में इसकी बायोडायवर्सिटी जो है बहुत विस्तृत है, बहुत फैली हुई बायोडायवर्सिटी है, ठीक है? और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है किससे? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, तिमोर, इनसे घिरी हुई ये कोरल रीफ है। इसके बाद ये होती ब्लैक पेटू रीफ जो है ये सदर्न यूनाइटेड स्टेट में है। फिर बनारस शोल, ये अपना बनारस काशी विश्वनाथ वाला बनारस नहीं है ना, याद रखिए। ये बनारस, ये पेंथोस एटॉल है, नॉर्थ चांगोज आर्कीपेलेजियो है, 5 डिग्री साउथ और 71 डिग्री ईस्ट, ठीक है? यानी ये लगभग कहाँ पर है ये? जहाँ पर श्रीलंका के आसपास ये पाया जा रहा है। इसके बाद बेलीज बैरियर रीफ है, ये बेलीज में होती है। ये भी सेकंड बिगेस्ट कोरल ये पृथ्वी की सेकंड बिगेस्ट कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ के बाद, और ये लगभग 900 किलोमीटर लंबी है, ठीक है? मीजो अमेरिका बैरियर रीफ सिस्टम बनाती है। इसके बाद बार रीफ है, ये श्रीलंका के पास में है। ये भी बहुत अधिक इसमें बायोडायवर्सिटी है, ठीक है? इसके बाद है रेसिफाइस डी कोजुमेल नेशनल पार्क मेक्सिको में, ठीक है? इसके बाद आती है एपो रीफ, ये मिंडोरो स्टेट फिलीपाइंस में है। ये भी एक जो वो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिजियस कोरल रीफ सिस्टम है। इसके बाद है एंग्रिया बैंक, जो विजयदुर्ग महाराष्ट्र यानी भारत के पश्चिमी भाग में ये पाई जा रही है। और इसके बाद रेड सी और मेडागास्कर में यहाँ पर फैली हुई ढेर सारी छोटी-छोटी हैं जो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के आसपास से ये ये कोरल रीफ पाई जा रही है। तो ये होती है कोरल रीफ जिसको हमने देखा। आप चाहें तो इसको वीडियो को आप पॉज़ कर करके इसको आप मैंने एक क्रम में इनको आगे बढ़ाया तो पॉज़ करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इसमें भरपूर मटेरियल है। आप इसमें चाहें तो इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इसको आप इसको उपयोग कर सकते हैं।